हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 साइंस कक्षा 8। तो हमारा आज के पाठ का विषय है कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों, अब जो इसकी हेडिंग है कोयला और पेट्रोलियम, पहले हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जब भी हम जो भी आपको पाठ शुरू करते हैं, पहले उसकी जो विषय है उसके बारे में आपको सारा बताते हैं, फिर हम पाठ में जो है पूरा उसका विवरण पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो कोयला है वो क्या है? कोयला प्रकृति में पाया जाने वाला एक ठोस पदार्थ है और यह देखने में कैसा होता है? काले रंग का होता है और यह कार्बन से बनता है और इसको बनने में बच्चों हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। समझ में आया आपको कि कोयला क्या है? एक ठोस पदार्थ है, काले रंग का होता है और यह देखने में और यह किससे बनता है? कार्बन से। आपको पता है बच्चों, पहले समय में जब रेलगाड़ियाँ चलती थी तो वो कैसे चलती थी? वो कोयले की मदद से चलाई जाती थी। और कि इंजन में आपने कई पुरानी जो पिक्चरें हैं उनमें देखा होगा कि किस तरह से जो है रेलगाड़ी के इंजन में जो वो ड्राइवर होता था वो कैसे उसमें कोयला डालता रहता था और रेलगाड़ी चलती रहती थी। तो ऐसे ही बच्चों कोयला पहले लोग घरों में जलाते थे और फिर जब घरों में गैस नहीं आई थी तो अंगीठी का इस्तेमाल होता था, चूल्हे पे लकड़ी और कोयले जलाकर ही खाना बनता था। तो कोयला हमारा सबसे पहला प्राकृतिक साधन है जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया। किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब अगला वर्ड है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक द्रव्य पदार्थ है और इसको हम रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और क्या है? पेट्रोलियम में भी बच्चों क्या है? कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और यह कहाँ मिलता है? चट्टानों के बीच में पाया जाता है। और जो इसकी गंध है पेट्रोलियम की, क्या है? वो बहुत तेज़ होती है और बदबूदार होती है। और बच्चों, आगे आप इस पार्ट में एक और पढ़ेंगे सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी क्या है हमारी? सीएनजी भी एक प्राकृतिक साधन है। आज के समय में आपने बच्चों सुना होगा कि लोग सीएनजी वाली गाड़ियां लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम होता है और यह हमारे लिए फ़ायदे वाली है, क्योंकि इससे क्या है बच्चों, वो नहीं प्रदूषण नहीं करती हैं ये गाड़ियाँ। इसीलिए लोग जो हैं वो सीएनजी वाली गाड़ियाँ लेते हैं। सीएनजी क्या है? सीएनजी भी प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। और ये कहाँ पर मिलता है? यह जो है बड़ी आसानी से क्या करते हैं, इसको हम बड़ी आसानी से परिवहन की पाइपों में डाल देते हैं, जिससे कि यह हमारी जैसे कार है, गाड़ियां हैं या बस है, ये सब जो है फिर सीएनजी से चलती हैं। तो बच्चों, जो हमारे ये तीनों हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी, ये तीनों ही क्या है? ईंधन के हमारे तीनों ही ईंधन हैं, तीनों ही हमारे ईंधन है। इनके जलने से हमें एनर्जी मिलती है। अब आपको पता है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल से आप कार चलाते हो, डीजल से आप बस ट्रक चलाते हो, और बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर पेट्रोल डीजल का काम होता है। और अब धीरे धीरे सीएनजी जो है हमारे यहाँ पर आ गई है, तो सीएनजी का प्रयोग अब ज़्यादा होने लग गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए अब एक
ज़रूरत की बनती जा रही हैं। और आपने देखा है कि आपके रसोई घर में खाना बनाने के लिए गैस लगी होती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं? एलपीजी। उस गैस का नाम क्या है बच्चों? एलपीजी। तो अब आपको समझ में आ गया ये कोयला, पेट्रोलियम, इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमारी जो प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अब हम ये पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम, कक्षा 8। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि हमारी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए हम बहुत सी चीज़ों को उपयोग में लेते हैं, और कुछ तो हमें जो है प्रकृति देती है और कुछ हम बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 5.1। आपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे ये आप बताएं। जैसे, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है ये आप सबको पता है, और ये एक प्राकृतिक साधन है हमारा। जल, मिट्टी, मृदा, मिट्टी, खनिज, बहुत से खनिज पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी के अंदर से। ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं ये आपको भी पता है। वायु हमें सांस लेने के लिए, जल पीने के लिए और बहुत से काम करने के लिए। मिट्टी से घर बनता है। खनिज पदार्थ, कितने खनिज पदार्थ हैं, जैसे लोहा है, पीतल है, इन सब से हम क्या बनाते हैं? औजार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस लिस्ट में लिख सकते हो। और यह सब हमें क्या मिलती हैं? प्रकृति से। आपने बच्चों पिछले अभी एक पाठ पढ़ा था, पाठ 4, उसमें था रेशों के बारे में। कुछ रेशे जो थे वो जो है मानव निर्मित थे और कुछ रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते थे। तो जो ये हमारे प्राकृतिक साधन हैं ये हमें प्रकृति ही देती है, इनको मानव नहीं बना सकता। जैसे अब हवा है, हवा को मनुष्य बना सकता है? अभी तक तो किसी ने भी हवा का निर्माण नहीं किया। न जल को किसी ने बनाया है, न मिट्टी को बनाया, ना बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनको लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है। इनसे हम चीज़ें ज़रूर बना लेते हैं, पर इनको हमने बिल्कुल भी अभी तक नहीं बनाया है और ना हम बना सकते हैं। अब देखो इसमें बूझो क्या कह रहा है। हम अपने सभी प्राकृतिक साधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। आप निरंतर अपनी जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है, आप सबको पता है, उनका आप निरंतर उपयोग कर भी रहे हो। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो बच्चों क्या है? अब ये देखो, आप कक्षा 7 में पढ़ भी चुके हो, पर क्या है मैं आपको समझाती हूँ एक बार दोबारा से। कि जैसे वायु और जल है, अब जल कहते हैं ना कि जल समाप्त होने वाला है। जल क्यों समाप्त होने वाला है? निरंतर वनों को काटा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? बारिश हमारे यहाँ कम होती है। जो है समुद्रों का पानी सूखकर ऊपर जाता है, नदियों का, नालों का, तो उससे क्या है, अब धीरे धीरे हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, जिससे कि बारिशें हमारे यहाँ कभी कम हो जाती हैं, तो उससे हमारे जल का स्तर है वो निरंतर नीचे गिरता रहता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए आप, ये हमारे वातावरण को
संतुलित करके रखते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो अब बच्चों, हमारी प्रकृति में बहुत से साधन हैं, तो हमने इन साधनों को 2 भागों में बांटा है। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु। तो बच्चों, ये कितनी अच्छी बात अब आपको यहाँ पे समझ आ गई। ये जो हमारे संसाधन हैं प्रकृति में क्या है, असीमित रूप से उपस्थित हैं। सूर्य है, सूर्य जो है रोज़ निकलता है, इसकी आप रोशनी को ख़त्म तो नहीं कर सकते। ऐसे ही वायु बहती रहती है। तो ये जो है सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, ये कभी ना ख़त्म होने वाले हमारे यहाँ पे प्राकृतिक साधन हैं। अब सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना आवश्यक होता है, ये भी आप सब बच्चों को पता है। वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है। आगे देखें आप, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब वो तो सूर्य का प्रकाश और वायु तो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। अब जो ख़त्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब ये कैसे ख़त्म हो रहे हैं? अब जैसे आप देखो, वन है, धीरे धीरे वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी है कि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों का काट रहे हैं, बाग बगीचे ख़त्म कर रहे हैं, पार्क ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे ही वन्य जीवों का शिकार हो रहा है। आप समय समय पर सुनते हो कि हमारे यहाँ पर सफ़ेद शेर की पाए जाते थे, उनकी प्रजाति लुप्त हो रही है, हाथियों की, हिरणन की। तो लोगों ने अपने शौक़ के लिए इनका शिकार किया और इनकी प्रजातियों को ख़त्म किया। तो ये जो हैं ख़त्म होने वाली। अब वन्य जीवों को आप बना थोड़ी सकते हो, ये तो अपने आप ही आए हैं। जैसे मानव का जन्म हुआ है, ऐसे ही इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा खनिज पदार्थ हैं। आप जब भूमि की खुदाई करते जा रहे हो, उसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं उनका ख़त्म करते जा रहे हो, तो क्या है, खनिज पदार्थ भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे ही पेट्रोलियम है। अब एक घर में आप देखो, एक घर में 3 लोग काम पे जाते हैं, तीनों के पास गाड़ियां हैं, तो वो क्या है, तीनों ही पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो क्या वो लोग ऐसे नहीं कर सकते कि 3 व्यक्ति ही एक ही कार में चले जाए, तो हमारा कितना पेट्रोल बच जाएगा। इसी तरह ही प्राकृतिक गैसें हैं, जैसे मैंने आपको CNG के बारे में बताया, LPG के बारे में बताया। तो अगर हम इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो यह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आगे देखें आप, क्रियाकलाप 5.2, यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उपसमूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिह्नित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह को पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के
सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं, यह भी देखें क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। तो बच्चों, अब जिस तरह से हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर हम जितनी भी पैदावार कर लें हर चीज़ की, वो हमें कम पड़ेगी। जैसे अनाज की, पेट्रोलियम की, ये सब हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति दे रही है। लेकिन जब हम प्रकृति को ही ख़त्म करते जाएंगे, उसके जो हमारे यहाँ वन हैं और सब चीज़ें, इनको ही हम ख़त्म करते जाएंगे, खेती बाड़ी की और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, खेतों खलिहानों को भी हम दूसरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, उनकी पैदावार पर भी असर होने लग जाएगा। तो अब आप अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके जो पूर्वज थे उनके बाद वो पूर्वजों के पास कितना कुछ था, उसके बाद जो आपके दादा नानी आए, उनके बाद आपके माता पिता आए, उनके बाद आप आए, आपके बाद आप सोचिए कि किसके पास कितना बच जाएगा। इसको आप अपने ऊपर लेकर चलोगे, अपने माता पिता से इसके बारे में पूछोगे तो वो बताएंगे कि उनके समय में कितना सब कुछ था और उससे पहले उनके माता पिता के पास क्या था, और वो अगर आपके दादा दादी हैं तो वो बताएंगे कि उनके माता पिता के पास क्या था। तो ऐसे जो है पीढ़ी चलती जा रही है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें हमारे पास क्या था और अब क्या शेष रह गया है। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। तो बच्चों, अब आपने ये पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया? क्या ऐसे हो सकता है कि हमारी जो सबसे पहली पीढ़ी थी वो लालची थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा पहले के लोग बहुत संभल कर चलते थे, बहुत अच्छे से जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे आगे बढ़ता गया तो आगे के लोग थोड़े से लापरवाह हो गए। अब जैसे आप लोग भी हो, अपने ऊपर लो बच्चों। आप अगर कमरे में बैठे हो, आपने पंखा चला रखा है, एसी चला रखा है, कूलर चल रहा है आपके घर में, लाइटें जल रही हैं, और अगर आप उठकर कमरे से बाहर चले जाते हो तो शायद ही बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो सारे स्विच ऑफ करके कमरे से बाहर जाएंगे। तो आज के समय की जो पीढ़ी है वो लापरवाह है। अब देखो, अगर घर के, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि घर के 3 व्यक्ति जा रहे हैं, तीनों अलग अलग कार में जा रहे हैं, तो आज के समय के लोग हैं इस बारे में नहीं सोचते कि हम एक ही गाड़ी में जाएंगे तो हमारे पास कितनी बचत होगी। तो इसीलिए हम लोग आज इन विषयों को लेकर थोड़ा चिंता कर रहे हैं। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब देखो, एक और आ गया हमारे पास, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम? जीवाश्म ईंधन। तो आओ बच्चों, अब हम कोयले के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आपने कोयला देखा होगा और इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। बच्चों, इस पाठ की भूमिका में मैंने आपको बताया था, ये आप चित्र भी देख रहे हो, कि कोयला जो है ठोस पदार्थ है और यह देखने में काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है।
पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता था। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोयले का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कोयले का उपयोग हम पहले के समय में रेलगाड़ियों के इंजन चलाने के लिए करते थे, घर में खाना बनाने के लिए करते थे, और इसके साथ साथ आप जो हमारी बिजली बनती थी वो भी किससे बनती थी? कोयले की मदद से बनती थी। और बहुत सी फैक्ट्रियों में भी जो है किसका इस्तेमाल किया जाता था? कोयले का। तो अब आगे देखते हैं हम कोयले की कहानी। पहेली क्या कह रही है? कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि कोयले को बनने में हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें क्या बताया? 300 मिलियन वर्ष पहले क्या था कि बहुत वन थे, बाढ़ आई तो क्या हुआ? जब बाढ़ आती है तो कहते हैं ना, वो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाती है। तो ऐसे ही बाढ़ ने क्या किया? वनों को नीचे दबा दिया। वन जो है मिट्टी के नीचे दब गए। तो उससे क्या हुआ? वो धीरे धीरे उसमें दबते चले गए। जैसे मिट्टी गीली हुई, जब बहुत तेज़ बहाव आता है तो क्या होता है कि सब कुछ बह जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधे बहने लग गए और जो है हमारे वन ख़त्म होने लग गए। तो क्या था कि जो वन है वो नीचे धीरे धीरे मिट्टी में चले गए, ऊपर बहुत मिट्टी आ गई, जिससे क्या हुआ कि नीचे का जो तापमान था वो बहुत ही गर्म होता है, आपने देखा। तो उससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे किसमें पेड़ पौधे परिवर्तित होने लग गए, क्योंकि उनको ना तो वहाँ हवा मिल रही थी ना पानी मिल रहा था, तो वो एकदम मृत जैसे हो गए और वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, मतलब धीरे धीरे जो है जब पेड़ पौधे वो और मतलब उनकी जो क्रिया है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तो कोयले में जो परिवर्तन है इसको वो क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। और यह वनस्पति के अवशेषों से बनता है। मतलब कि जब पेड़ पौधे अंदर दब गए तो उनका जो हरापन था वो ख़त्म हो गया, वो सूख गए। और कैसे हो गए? तो वो उन्होंने उसको अवशेष बना दिया। और कोयले के जो कोयले को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी, क्योंकि यह वनस्पतियों के अवशेषों से बना होता है। अब आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहे हैं अगले पृष्ठ पर, कोयले की खान। तो कोयले की खान का आप ये चित्र देख रहे हो नदी के किनारे। यहाँ पर जो जैसे पानी का बहाव तेज आया होगा तो वो इसमें यहाँ के आसपास के वन को उसने ख़त्म कर दिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं।
जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। बच्चों, जब हमारी हवा गर्म होती है तो क्या है, कोयला जलता है। आपने देखा कि कोयला कभी अपने आप तो जलेगा नहीं, आप उसके पास कोयले इकट्ठे करो और एक माचिस की तीली दिखाओ तो वो किस तरह से आग पकड़ लेते हैं। और जब जलते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। आपने सुना है ना, पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अब वो मृत हो गए तो वो क्या कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को वो बना रहे हैं। और आगे अब उद्योगों में बच्चों कुछ उपयोगी उत्पाद हम कोयले से क्या मिलता है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब यह हमारे लिए क्या है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। कोक क्या है? कोक यह एक कठोर, संदर्भ और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो बच्चों, कोक क्या है? कोक एक कठोर, संलग्न और क्या है, काला पदार्थ है। यह कार्बन का क्या है, एक शुद्ध रूप है। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, औद्योगिक निर्माण में बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्या है हमारा, कोलतार। कोलतार क्या है? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मात और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफेथलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको? कोलतार, कोक क्या था, कठोर था, और हमारा कोलतार क्या है, ये एक गाढ़ा द्रव्य होता है। आप देख रहे हो, इस चित्र भी दिखाया गया है। इस चित्र में भी आपको पता लग जाएगा कि कोलतार किस तरह का है। और कोलतार जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? आपकी जो दवाइयाँ बनती हैं और जैसे कुछ सुगंधित चीज़ें हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह बन रहा है, और प्लास्टिक जो आपके आजकल आप सुनते हो घरों में प्लास्टिक पेंट होता है जो काफ़ी समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है, उसमें भी कोलतार डलता है। और इसके अलावा आपने देखा है फोटोग्राफिक, मतलब जो भी रील वगैरह होती हैं उन सब में भी, मैंने आपको रील बताया था ना क्या होती है, फिल्म क्या होती है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और आपने सुना होगा जब घर बन रहा होता है छत पर कहते हैं ना कोलतार बिछा दो ताकि जो है वो पक्की छत बन जाए। सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार का उपयोग होता है। तो कोलतार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्या है कि जो कीटों को, मतलब कीड़ी मकोड़े और बहुत से ऐसे जो होते हैं जो हमारे चीज़ों को नुकसान देते हैं, उनको भगाने के लिए जो गोलियां बनती हैं उसमें भी क्या है, कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो आजकल पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले समय में बच्चों सड़कों पर कोलतार होता था, अब क्या आ गया, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन। समझ में आया आपको? अगला है हमारा कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनते हैं।
समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, कोयला गैस क्या है? कोयला गैस कोयले के प्रकरण द्वारा जो कोक बनता है उससे ही हमें क्या प्राप्त होती है? कोयला गैस प्राप्त होती है। और यह क्या है? उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब आपको पता है बहुत सी फैक्ट्रियों में भी कोयले का इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें पढ़ते हैं आप। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो बच्चों देखो, 1810 और 1820 लंदन और न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? सड़कों पर रोशनी के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कोयला गैस। और आजकल हम हैं इसका उपयोग रोशनी की बजाय किस में करते हैं? ऊष्मा के स्रोत के लिए। तो हमारे लिए देख रहे हो आप, ये कोयला कब से चला आ रहा है और ये कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए आप, पेट्रोलियम के बारे में अब हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको इसकी जब हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना शुरू किया था तब आपको बताया था कि पेट्रोलियम जो है वो हमें कहाँ मिलता है? चट्टानों के बीच में। और पेट्रोलियम शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल। तो चट्टानों से मिलने वाला तेल, उसको हम क्या बोला है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोल का जो उपयोग है हम मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों में करते हैं। और डीज़ल, आप जब पेट्रोल पंप पर जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं ना कि आपको पेट्रोल चाहिए या डीज़ल। डीज़ल की कारें बच्चों अब बनने लगी हैं। पहले सिर्फ पेट्रोल की ही कार बनती थी और डीज़ल जो है वो ट्रक, ट्रैक्टर इन सब में डाला जाता था। तो आप जब भी पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं ना आपको पेट्रोल चाहिए या डीज़ल। वहाँ पर लिखा होता है कि ये पेट्रोल है, ये डीज़ल है। तो ऐसे इन चीज़ों में पेट्रोल, हल्के जो वाहन थे उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल। और हमारे जो भारी वाहन होते हैं उनमें हम डीज़ल डलवाते हैं। आगे देखो, अब एक चित्र है 5.4, उसमें आप देखेंगे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, ऊपर जैसे ऊपर कुआं बना हुआ है, कुएं से आप नीचे आ जाओ तो क्या है? अप्रवेश चट्टान है। फिर उसके बाद आपको चट्टानों के बाद आपको क्या एक वो दिख रहा है, उसके बाद गैस है, फिर तेल है, फिर जल है, फिर चट्टानें हैं। ऐसे चट्टानों के बीच में क्या है? ये सारा आपको तेल और गैस मिल रहा है। पेट्रोलियम और हमारा क्या है? प्राकृतिक गैस के भंडार हमें किस तरह से मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पहले हमने आपको बताया कि कोयला कैसे बनता है, अब देखिए आप पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों,
पहले क्या था, जो हमारा कोयला था, जब हमारे वन मिट्टी में दब गए थे तो हमें कोयला प्राप्त हुआ। और पेट्रोलियम हमें कैसे प्राप्त हुआ, जब हमारे समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या हुआ, मर गए, तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो है नीचे बैठते गए, फिर उनके ऊपर रेत की परत आ गई, और फिर उनको जब बहुत सारी मिट्टी की उनके ऊपर परत जमती गई और क्या हुआ कि बहुत साल लग गए, और उसके बाद क्या हुआ कि ना वहाँ पर उनको हवा मिली ना सांस, वैसे ही वो मरे हुए थे। तो फिर वो क्या हुआ कि वहाँ का जो तापमान था वो बहुत अधिक हो गया, तो जिससे कि क्या है, वो जीव किस में परिवर्तित हो गए, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में वो जीव जो हैं परिवर्तित हो गए। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो, चित्र में आपको दिख रहा है ना कि पहले तेल है, फिर गैस है, फिर जल है। तो ये जैसे जैसे हल्के होंगे तो वैसे वैसे ही वो उनकी जो है परत बनती जाएगी। तो समझ में आ गया। हमारे जो तेल और गैस है वो हमारे जल से, जल का दाब अधिक होता है, तेल और गैस का कम होता है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा तेल का कुआं हमें कहाँ मिला? पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में। और उसके बाद 8 वर्ष बाद कहाँ पर मिला? असम के 1867 में कहाँ पर मिला? असम के माकुम नामक स्थान पर। और हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ हैं तेल के कुएं? असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में तेल के कुएं पाए जाते हैं। आगे है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। अब बच्चों, पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे हो रहा है? पेट्रोलियम जो है वो क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव है। कोयला कठोर था, पेट्रोलियम द्रव है। और मैंने आपको बताया इसकी गंध जो है वो अच्छी नहीं होती है। और इसके संगठन क्या हैं पेट्रोलियम के? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, तेल और पैराफिन, मोम आदि का ये क्या है? मिश्रण है। अब हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। अगले पृष्ठ पर आपको एक और चित्र दिखाया गया है। पेट्रोलियम परिष्करणी, किस तरह से इस फैक्ट्री में जो है इन सबको अलग किया जाता है और यह किस तरह से पेट्रोल को बनाते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। तो बच्चों, क्या है कि ज़मीन में से जो तेल निकला उसको आप एकदम तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, एकदम उसको आप गाड़ियों में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए उन्हें साफ़ किया जाता है मशीनों के द्वारा। तो ये उस फैक्ट्री का दृश्य है।
आगे पढ़ते हैं। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, अब बच्चों मैंने आपको बताया ना कि जो वो ज़मीन से तेल निकलता है उसको वो मशीन में डालते हैं और किस तरह से वो उससे कितनी तरह की चीज़ें प्राप्त करते हैं। क्या रेशे निकलते हैं, वो रेशे किस चीज़ के, जब हमने संश्लेषित रेशों के बारे में, कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा था, तो कृत्रिम रेशे हमारे कौन से थे, मानव निर्मित रेशे। वो कौन से थे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ये सब किस चीज़ से बने हैं, पेट्रोलियम के। फैक्ट्री में जो हमने पेट्रो रसायन की प्रक्रिया करी उससे हमें ये रेशे प्राप्त हुए। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब आप देख रहे हो हमें कितनी सारी चीज़ें इन चीज़ों से मिलती हैं। जैसे आपने देखा यूरिया मिलता है, हमारी जो यूरिया खाद है हमारे खेतों में डाली जाती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काला सोना भी कहते हैं। आगे है प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैसें कौन सी हैं हमारी, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो बच्चों प्राकृतिक गैस क्या है, हमारा एक जीवाश्म ईंधन है और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम जो है, अब जैसे जो सीएनजी गैस है इसके बारे में आपको बताया था कि इसका उपयोग हम करते हैं आजकल वाहनों में क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण कम होता है और हमारे पेट्रोल और डीजल जो हैं अब इनकी अधिक खपत हो रही है। तो उसको रोकने के लिए भी क्या है कि सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। तो इसका एक क्या लाभ है कि आप इसे सीधा इस्तेमाल कर सकते हो और यह पाइपों के द्वारा ही तो बच्चों आपकी गाड़ियों में डल जाती है। अब आप ये देखें, आपको बोला था ना कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग इस तालिका में दिए गए हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग, पहले क्रम संख्या है, फिर पेट्रोलियम के संगठन हैं, फिर उनके उपयोग हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, इसका उपयोग क्या हो रहा है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में हो रहा है। पेट्रोल का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम के संगठन का। फिर इसके बाद क्या है, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत यंत्रों के लिए ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर है हमारा स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए हो रहा है। पैराफिन मोम, मरहम, जो दवाइयाँ बनती हैं हमारी चोट पे लगाने के लिए उनको हम मरहम बोलते हैं। मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम डलती है। समझ में आया आपको। फिर है बिटुमेन का प्रयोग हम किस पर करते हैं, पेंट और सड़क के निर्माण में। तो यह तालिका थी हमारी, आपको समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं हम
पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। तो बच्चों, जो हमारी सीएनजी की पाइपलाइनें हैं वो हमारी कहाँ पर हैं? गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों में उपस्थित हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। तो बच्चों, जो प्राकृतिक गैस हैं वो हमारे यहाँ पर जो है इनका जो उपयोग है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है, और इससे हम क्या करते हैं? बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, और भारत में इसके बहुत विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इन जगहों पर क्या है? प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो बच्चों, नहीं, हम इनको अपने जो है प्रयोगशाला में इनको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह हमें प्राकृतिक से मिलने वाली गैस है। तो अब ये तो बूझों का सवाल था कि क्या हम मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? तो भैली क्या कह रही है? नहीं, इनका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हमें जो प्रकृति देती है उनका निर्माण हम खुद नहीं कर सकते हैं, वो हमें प्रकृति ही देती है। अब आगे देखें, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। हमारे यहाँ पर जो हैं बहुत से प्रकृति साधन हैं, तो ये जो साधन अब हम पढ़ेंगे ये हमारे बहुत ही सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक साधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो बच्चों, जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि आप धीरे धीरे वनों को समाप्त कर रहे हो, तो जो हमें ज़मीन से मिलने वाले बहुत से खनिज पदार्थ हैं, वहाँ पर बिल्डिंगें बनती जाएंगी, तो हम उनको कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हमारे जो हैं समाप्त होने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम हमारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी किया है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। तो बच्चों, हमने जब पढ़ना शुरू किया ये पाठ तो आपको बताया था कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो अब क्या है कि इनकी जो प्रक्रिया है वो कितनी लंबी है। एक दिन में जैसे कोई जीव मर गया, वो नीचे दब गया, तो वो पेट्रोल नहीं बना सकता। ऐसे ही वन नीचे दब गए और अगले दिन ही हम वहाँ से कोयला प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं है। उनको इन चीज़ों में परिवर्तित करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप को जब ज़रूरत हो
तब आप लाइटों को जलाएं, पंखा चलाएं और इसके साथ साथ गाड़ी तभी बाहर निकालें जब आप सभी व्यक्तियों को एक साथ घर से बाहर जाना है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आपको सोच समझकर करना चाहिए, तभी ये चीज़ें हमारी लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहेंगी। आगे देखें, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुर हैं। तो बच्चों, जो हमारा एक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है, उन्होंने भी लोगों को बताया कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को या पेट्रोल डीजल से चला रहे हैं, तो किन बातों का आपको पालन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो वहाँ पर आपको इंजन बंद कर देना चाहिए। अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना चाहिए, वहाँ पर आपको अपनी इंजन को बंद कर देना चाहिए। और आपको टायरों में जो है हवा बराबर सही रखनी चाहिए और गाड़ी की जो है नियमित रख रखाव आपको करना चाहिए। तो यह हमारे जो हैं PCRA ने कुछ नियम लागू किए थे जब गाड़ियां सड़कों पर चलने लगी थी। तो इस पाठ में आपने बहुत से प्रमुख शब्द पढ़े, जैसे कोयला गैस, कोरतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिष्करणी। ये आपके ऐसे शब्द थे जो शायद आपने इस पाठ में सुने। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा, एंड में आप देखते हो ना, आपको इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई जाती हैं, जिससे आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आओ वो बातें पढ़ते हैं। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तो बच्चों, क्या है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस? हमारे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे होता है? सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। किससे हुआ था? सजीव जीवों के मृत अवशेषों से। और आगे देखें, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। आगे है कोक, कोलतार और कोयला गैस हमें किससे मिलती है? कोयले से प्राप्त होती है। आगे देखें, पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि हमें प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए ताकि हम इनका लंबे समय तक प्रयोग कर सकें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। इसीलिए हमें यह जो इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमें कोयला और पेट्रोलियम कैसे प्राप्त हो रहा है, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। CNG पहला प्रश्न है हमारा, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। CNG और LPG का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी हैं और स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। CNG और LPG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। अब अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखें। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में
कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखें आप, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आप इसका उत्तर लिखें। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम हमारे जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। क्या कहलाता है प्रक्रम? परिष्करण। अगला है हमारा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हमारा क्या है? कम प्रदूषित ईंधन। अब यह है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखने हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन असत्य है। अगला देखें, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह कथन भी क्या है? असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कथन सत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह कथन भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। इसका उत्तर लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त हैं। इसीलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखें। यह कठोर, संलग्न और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आप अब इसका उत्तर लिखें। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब आगे आपको एक निम्नलिखित सारणी 1951 और से 1957 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर और वर्ष की x अक्ष पर आलेखित करना है। तो आपको यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, वर्ष दिए हुए हैं और विद्युतता की
कमी दर्शाई हुई है प्रतिशत में। तो आपने अब एक ग्राफ पर इनको दर्शाना है कि किस तरह से यह कमी होती गई। तो बच्चों, यह हमारा प्रश्न अभ्यास यहाँ पर पूरा हुआ। आप बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ आया। आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।